नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएँगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबरें। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को बाबा रामदेव से कहा कि अपने अनुयायी और आपकी बातों पर विश्वास करने वाले लोगों का स्वागत है, लेकिन एलोपैथी के खिलाफ बयान देकर जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने रामदेव से कहा कि वो कोरोनिल के पक्ष में जो आधिकारिक है उससे अधिक कुछ भी बोलने से परहेज करें। बता दें, रामदेव की ओर से कोरोनिल को कोरोना की दवा होने का दावा किया गया था और एलोपैथी के डॉक्टरों को लेकर अपशब्द कहे गए थे। रामदेव ने डॉक्टरों को ही कोरोना से होने वाली मौतों का जिम्मेदार बता दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ डॉक्टरों के संगठन ने केस किया था। वहीं आज सुनवाई के दौरान रामदेव के वो बयान भी दिखाए गए जिसमें वो एलोपैथी डॉक्टरों और वैक्सीनेशन को लेकर भी भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन व उनके सहयोगियों से जुड़ी शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और सत्ता में रहते माइनिंग की लीज लेने से जुड़े मामले की झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर बुधवार को रोक लगा दी। हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए बेंच ने मामले में अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मूल याचिकाकर्ता ने एफआईआर दर्ज नहीं की और सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट ने सभी दस्तावेजों को उसके सामने रखे जाने से पहले ही मेंटेनेबिलिटी पर फैसला कर लिया था। सिब्बल ने कहा कि जब हमें आपत्ति थी तो हमने हलफनामा दायर किया। मुझे खुली अदालत में ये कहना है, मुझे क्षमा करें। सिब्बल ने इस दौरान मामले को बहुत ज़रूरी मामले की तरह जल्दबाजी में सुने जाने जैसे कई सवाल उठाए। यौन उत्पीड़न के मामले में केरल की कोझिकोड कोर्ट ने लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देते हुए जो टिप्पणी की है उस पर विवाद हो गया है। जिला सत्र अदालत ने सिविक चंद्रन को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि अगर महिला ने सेक्सुअली भड़काऊ ड्रेस पहने हुए थे तो प्रथम दृष्टया ये मामला यौन उत्पीड़न का नहीं होगा। महिला की तस्वीरों का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि इससे पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने खुद ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जो भड़काऊ हैं, इसलिए प्रथम दृष्टया धारा 354A आरोपी के खिलाफ लागू भी नहीं होगी। अदालत ने कहा कि धारा 354 से ये बहुत स्पष्ट है कि आरोपी की ओर से महिला का शील भंग करने का इरादा होना चाहिए। बीजेपी ने बुधवार को नए संसदीय बोर्ड का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बता दें, संसदीय बोर्ड बीजेपी में फैसला करने वाली सर्वोच्च इकाई है। मुख्यमंत्रियों, राज्य पार्टी प्रमुख और दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर कौन रहेगा, इसका फैसला संसदीय बोर्ड ही करता है। इसके साथ ही नई चुनाव समिति का भी ऐलान कर दिया गया है। संसदीय बोर्ड में कुल 11 सदस्य हैं, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी सांसद के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और BL संतोष का नाम है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नितिन गडकरी को पार्टी ने संसदीय बोर्ड में जगह क्यों नहीं दी है। बता दें, मोदी सरकार में नितिन गडकरी सबसे भरोसेमंद और काम करने वाले मंत्रियों में शुमार किए जाते हैं, लेकिन यही गडकरी समय समय पर अपनी सरकार को आईना दिखाने से भी नहीं चूकते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में फ्लैट देने, जरूरी चीजों के साथ सुरक्षा देने वाले ट्वीट के बाद बवाल हो गया। विश्व हिंदू परिषद ने तुरंत आगे आकर इसका कड़ा विरोध किया, तो इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सफाई आई। गृह मंत्रालय ने साफ किया कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को किसी भी EWS फ्लैट्स में शिफ्ट करने का कोई निर्णय गृह मंत्रालय ने कभी नहीं लिया है। मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को लेकर मीडिया रिपोर्टों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या को EWS फ्लैट प्रदान करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को एक नए स्थान पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव रखा था। गृह मंत्रालय ने GNCTD को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रोहिंग्या वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय पहले ही विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देश के साथ उनके निर्वासन का मामला उठा चुका है। बता दें, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा था कि एक बड़े फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में EWS फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा। उन्हें हर ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। उन्हें UNHCR ID और 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दी जाएगी।
रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में फ्लैट और जरूरी चीजें देने के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के ऐलान के बाद विश्व हिंदू परिषद ने इसका विरोध किया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने पत्र लिखते हुए कहा कि हम फैसले से स्तब्ध हैं। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या शरणार्थी नहीं बल्कि घुसपैठिए हैं और ये केंद्र सरकार का भी रुख रहा है और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में भी यही बात कही थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मजनू टीला इलाके में पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थी मुश्किल परिस्थितियों में रह रहे हैं। ऐसे में सरकार का यह प्रस्ताव और निंदनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि विहिप इस मसले पर सरकार से पुनर्विचार करने और उन्हें वापस भेजने का बंदोबस्त करने का आग्रह करता है। विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने 10 दिसंबर 2020 में अमित शाह की ओर से संसद में दिए बयान का जिक्र किया और कहा कि गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि भारत में रोहिंग्या को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण देने वाले ट्वीट के बाद आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी को घेरा। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट कर कहा कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ के भाजपा के एक बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। भाजपा ने कबूल किया कि दिल्ली में हजारों रोहिंग्या को भाजपा ने बसाया है। अब उनके पक्के घर और दुकानें देने की तैयारी है। दिल्ली वाले यह कतई नहीं होने देंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया आई। लालू यादव ने सुशील मोदी के द्वारा महागठबंधन की सरकार पर उठाए जा रहे सवालों को लेकर कहा कि सुशील मोदी झूठ बोल रहे हैं और सब गलत बात है। बता दें, बीजेपी ने नीतीश सरकार में कानून मंत्री कार्तिक सिंह को लेकर हंगामा किया है और कहा कि उनके खिलाफ वारंट जारी है और उन्हें अदालत में सरेंडर करना था, लेकिन उन्हें मंत्री बना दिया गया। हालांकि समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कार्तिक सिंह को इस मामले में अदालत की ओर से 1 सितंबर तक अंतरिम सुरक्षा मिली हुई है। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने सुशील मोदी को झूठा तो कहा ही और 2024 के चुनाव के सवाल को लेकर कहा कि तानाशाह को हटाना है, मोदी को हटाना है। कर्नाटक के शिमोगा में सावरकर और टीपू सुल्तान के बैनर लगाने के बाद हुए विवाद के बीच बीजेपी नेता के ईश्वरप्पा ने खुली धमकी दी है। ईश्वरप्पा ने कहा कि अगर हिंदू समुदाय जाग उठा तो शिमोगा में मुसलमान समुदाय जी नहीं सकेगा। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान ईश्वरप्पा ने कहा कि केंद्र और राज्य में हमारी सरकार होने के बावजूद हमारे 2 कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? शिमोगा में ही नहीं, दक्षिण में नहीं, बल्कि पूरे देश में कांग्रेस, पीएफआई, एसडीपीआई जैसे राष्ट्र विरोधियों का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमानों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे थे। हर्ष की हत्या ने इन सबको चौंका दिया। किसे गिरफ्तार करना है या नहीं, यह मसला पुलिस पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर हिंदू समाज जाग गया तो शिमोगा में मुसलमान नहीं जी सकेंगे। किसी को भी हिंदू समाज या पुलिस को कमजोर नहीं समझना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा है कि अदालत राजनीतिक दलों को वादे करने से नहीं रोक सकती। अदालत तमिलनाडु में सरकार चला रही डीएमके की ओर से राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार का वादा करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर भी बीते कई महीनों से सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने कहा कि लोगों की भलाई करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुद्दा यह है कि जनता का पैसा सही खर्च करने का सही तरीका क्या है और ये मामला बहुत जटिल है। सवाल ये भी है कि क्या अदालत इन मुद्दों की पड़ताल करने में सक्षम है। सुनवाई के दौरान सीजे रमन्ना ने कहा कि क्या हम मुफ्त शिक्षा के वादे को फ्रीबीज कह सकते हैं? क्या पीने का मुफ्त पानी, बिजली की न्यूनतम यूनिटों के वादे को फ्रीबीज कहा जा सकता है? उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि पैसा बर्बाद हो रहा है, कुछ कहते हैं ये भलाई के लिए है और अब ये मामला जटिल होता जा रहा है। बता दें, डीएमके ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य सरकारों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने को फ्रीबीज यानी मुफ्त उपहार नहीं कहा जा सकता है। बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा रिहा किए जाने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 5 महीने की गर्भवती महिला से बलात्कार और उनकी 3 साल की बच्ची की हत्या करने वालों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान रिहा कर दिया गया। नारी शक्ति की झूठी बातें करने वाले देश की महिलाओं को क्या संदेश दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपकी कथनी और करनी में अंतर देख रहा है। राजस्थान के जालौर में दलित छात्र इंदु कुमार मेघवाल की पिटाई से हुई मौत के बाद कांग्रेस में कई नेता लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। राजस्थान की 12 नगर पालिका परिषद से कांग्रेस के 12 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। 12 नगर पालिका परिषद में कांग्रेस के 25 पार्षद हैं और इसमें से 12 पार्षदों के इस्तीफे को एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उन्होंने इस्तीफे की कॉपी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजी और कहा कि राज्य में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। वहीं कुछ दिन पहले 12 अटरू सीट से कांग्रेस के विधायक पाना चंद मेघवाल ने भी इस मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था।
बता दें कि दलित छात्र इंदु कुमार मेघवाल को छैल सिंह नाम के एक शिक्षक ने इसलिए पीटा क्योंकि उस बच्चे ने शिक्षक के मटके से पानी पी लिया था। बच्चे की उम्र सिर्फ 9 साल थी। ये मटका कथित तौर पर शिक्षक के पानी पीने के लिए अलग से रखा गया था। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर शिक्षक के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को जालौर जाने से राजस्थान सरकार ने रोक दिया है। उन्हें जोधपुर एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। जालौर में टीचर की कथित पिटाई से एक दलित बच्चे की मौत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इस मामले में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए चंद्रशेखर आजाद भी वहां जाना चाहते थे। आजाद के जाने की घोषणा पहले ही हो चुकी थी। आरोप है कि दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल को सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में छैल सिंह नाम के एक शिक्षक ने सिर्फ इसलिए पीटा था क्योंकि उस बच्चे ने शिक्षक के मटके से पानी पी लिया था। बच्चे की उम्र सिर्फ 9 साल थी। ये मटका कथित तौर पर शिक्षक के पानी पीने के लिए अलग से रखा गया था। एक और चुनावी सूबे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के भीतर रार देखने को मिली है। इस केंद्र शासित प्रदेश से आने वाले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सूबे की कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। आजाद को कुछ घंटे पहले ही प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। आजाद ने इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की कमेटी के सदस्य का पद भी छोड़ दिया है। 2 लोकसभा चुनाव और कई राज्यों में चुनावी हार का स्वाद चख चुकी कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर में आज़ाद का यह फैसला सियासी नुकसान पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आज़ाद के करीबी ने कहा कि आज़ाद का अपमान हुआ है क्योंकि वो सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की कमेटी के सदस्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश की किसी कमेटी में उन्हें शामिल करना बेहद अजीब है। बता दें, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए गुलाम नबी आज़ाद के खास माने जाने वाले विकार रसूल वानी को मंगलवार को ही नया अध्यक्ष बनाया है और रमन भल्ला को कार्यकारी अध्यक्ष। विकार रसूल वानी गुलाम नबी आज़ाद के करीबी हैं और हाईकमान ने उनकी पसंद को अहमियत दी, लेकिन इसके बावजूद आज़ाद ने नाराजगी जताते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे गुलाम अहमद मीर के खिलाफ गुलाम नबी आज़ाद के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।